सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइज ऑफ केटायन एनायन चेक किया था कि किसका साइज बड़ा होता है किसका साइज छोटा होता है। एंड आई टोल्ड यू कि स्लेटर्स रूल के हिसाब से अगर हम लोग जेड इफेक्टिव निकाल लें तो हम लोग इजीली पता चल जाता है। सो किसी ने एक क्वेश्चन किया है तो बताओ आंसर। सोडियम का साइज क्लोराइड का क्लोराइड के बाद कौन सा? आर्गन। उसके बाद Al3+। सबका यही आंसर है। ठीक है चलो। हम लोग ट्रांजिशन आयनाइजेशन एंथैल्पी कर रहे थे तो हम लोग वी वर टॉकिंग अबाउट कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बट मेटल हैज टू बी इन द गैस स्टेट। तो गैस स्टेट में होना चाहिए तभी उसको हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, अदरवाइज इट वुड बी अ सम ऑफ समेशन एंथैल्पी along with ionization enthalpy। अगर हम लोग बात करते हैं कि ट्रेंड्स की तो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है क्योंकि एटम का जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी अंदर है और इलेक्ट्रॉन क्या है काफ़ी दूर है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है। सो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेस। हाउएवर इन अक्रॉस अ पीरियड वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वहाँ पे क्लियरली नहीं होता है। बट अगर हम लोग उन एक्सेप्शंस को हटा दें तो हमें क्लियरली पता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी क्योंकि साइज डिक्रीज हो जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। सो ये दो क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल छोड़ दिए थे तो उसको आप भी हम लोग चेक करते हैं। एक सेकेंड रुकना बस। ओके सो यहाँ पे था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। तो बेरिलियम का ऐसा क्या है कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है देन बोरॉन से, बट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बोरॉन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू बेरिलियम। तो इसके लिए हम लोग को उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। तो बेरिलियम एंड बोरॉन दोनों को साइड बाय साइड लिख लेता हूँ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और इसका एटॉमिक नंबर 5 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूंगा तो 1s2 2s2 आएगी और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। ना यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2p में एक इलेक्ट्रॉन है वेरस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये यहाँ से ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये वाला जो है ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सिंस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एज इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम आर पेयर्ड, therefore more। हाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। एज इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम आर पेयर्ड, बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो पेयर्ड हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो मैंने कर दिया था ऑन। ऑन ही है, ठीक है। एज इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम आर पेयर्ड देयरफॉर मोर एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड to first unpair them and to ionize them।
ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें डबल एनर्जी चाहिए होगी। पहली एनर्जी क्या है, पहले उसको अनपेयर करना है, अनपेयर करने के बाद फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। सो डबल एनर्जी हमें चाहिए। वेरएस इस केस में क्या है कि इन 2p ऑर्बिटल वी हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन। हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो इट कैन बी easily removed ठीक, तो इसको रिमूव करना हमारे लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। तो रीज़न क्या है कि वहाँ पे फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एस ऑर्बिटल तो है, उसमें क्या है, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से उसे निकालना कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दूसरे केस में जहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो रहा है, तो मैं इधर नाइट्रोजन लिख देता हूँ और इधर ऑक्सीजन लिख देता हूँ। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। एटॉमिक नंबर 7 होने की वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p 2 2 4 5 6 7 2p3। वेरस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो सॉरी ऑक्सीजन O8 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखता हूँ, तो हमें एनकाउंटर हो रहा है हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, मतलब p3 कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो p3 कॉन्फ़िगरेशन होती है, इट इज़ वेरी स्टेबल या इट इज़ एक्सट्रीमली स्टेबल। तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता ही है कि अगर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। ऑक्सीजन के केस में अगर हम लोग करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, p4 कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत जल्दी निकल जाता है क्योंकि इट गेन्स p3 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या होगा, p3 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर दे। और p3 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दे और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि O पॉजिटिव क्या है, मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि इट हैज़ p3 कॉन्फ़िगरेशन, एंड p3 कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन O प्लस में कन्वर्ट होता है, ये O प्लस की कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसमें p3 कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। और p3 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, विच इज़ एक्सट्रीमली स्टेबल। Now due to the stability of O plus ion, oxygen readily releases its electron and it becomes O positive. ठीक है, so P4 is less stable, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, then P3, so it is easier to remove electron from oxygen atom। ठीक है, और इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, कम होती है देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा दो एक्सेप्शन केस हो गया, और ये इनका जो ग्रुप है उनका उनमें पूरा पूरा फॉलो होता है। बाकी एलिमेंट्स के लिए भी सेम ही होगा जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले ग्रुप में होंगे।
अब यहाँ पे हम लोग इसकी बात कर रहे थे ट्रेंड्स की, और ट्रेंड में मैंने तुम्हें बताया था कि हैज़ noble gases have higher ionization energy और highest ionization energy। किस वजह से? बिकॉज उनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, और कंप्लीट होने के बाद दे डोंट वांट कि उसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। और अगर कोई भी एटम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए हमेशा ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब ये है 3 डायमेंशनल ग्राफ है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन का ये इतना वैल्यू है, एंड देन उसके बाद हीलियम का काफ़ी ज़्यादा है। फिर लिथियम का जो फर्स्ट ग्रुप होता है उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, फिर वो इंक्रीज होता है, फिर यहाँ पे बोरॉन पे डिक्रीज होता है, फिर कार्बन पे फिर इंक्रीज इंक्रीज होता है, फिर ऑक्सीजन पे डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। सो यही केस था जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि बोरॉन का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है देन बेरिलियम, एंड ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी कम है देन नाइट्रोजन। तो ये दो एक्सेप्शनल केस यहाँ पे हमें दिख गए, एक बेरिलियम वाला और एक नाइट्रोजन वाला। ठीक है, बाकी सबके लिए भी इसी तरीके से होता है। सोडियम का फिर मैग्नीशियम का ज़्यादा है, फिर एल्यूमिनियम का कम हो जाता है। तो एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से कम है, गैलियम का कैल्शियम से कम है। ठीक है, 549 558। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा प्रोनाउंस डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद जैसे कार्बन और नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसके बाद फॉस्फोरस और सल्फर में इतना डिफरेंस यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज़्यादा डिफरेंस है, फॉस्फोरस सल्फर में, आर्सेनिक सेलेनियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। नाउ वी कम टू अ प्रॉब्लम वेयर वी हैव टू फाइंड आउट कि किसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है और किसका आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सो यूजिंग द periodic table only, rank the element in each set of order of decreasing ionization enthalpy। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे हमें इनको सेट करना है, अरेंज करना है, और कौन सा ऑर्डर होना चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। हाईएस्ट पहले आएगा, लोएस्ट उसके बाद में आएगा। सो पहले देखते हैं, ए हमारे पास है क्रिप्टॉन, हीलियम एंड आर्गन। और अगर तुम देखो तो हीलियम का तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होता है। पहली चीज़ क्या है कि क्रिप्टॉन, हीलियम एंड आर्गन ऑल आर नोबल गैसेस, and they have highest ionization enthalpy in their respective period। तो अगर हम लोग बात करें इनके पीरियड की, तो इनके पीरियड में सबसे हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्हीं की होती है। सो इनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास नोबल गैसेस होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। इसमें से हमें पता है एज वी गो डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बोल सकते हैं कि नीचे सबसे कौन आ रही है? क्रिप्टॉन आ रही है, एंड ऊपर क्या है? हीलियम है। तो हीलियम की सबसे ज़्यादा होगी, देन argon and then krypton। So this would be the correct order। ठीक है, let's move to the question B, which is antimony, beryllium and tin। अभी कौन से ग्रुप में आते हैं? ये तो इधर ही आ गया। ठीक है, तो कार्बन के ग्रुप में हमें दिख रहा है कि वी हैव एंटीमनी,
यहाँ पे टिन यहाँ पे है, एंड देन वी हैव टेरिलियम, तो ये तो सेम ही उसमें आ गया। अब इसमें हमें पता है एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो इसके हिसाब से किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, टेरिलियम की ज़्यादा होनी चाहिए, देन Sp एंड देन Sn। बट हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अदर केस हो, अदर केस क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला ग्रुप आ रहा है। सो टेरिलियम और एंटीमनी में हो सकता है कि एंटीमनी का ज़्यादा हो, फिर टेरिलियम का हो, फिर Sn का हो। बट ऊपर जो जो केस होता है वो ज़्यादा प्रोनाउंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करते हैं, फॉस्फोरस सल्फर की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद नीचे का ऑलमोस्ट सेम आता है। ठीक है, तो लेट मी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टेरिलियम 834, 869 एंड 708, ठीक है, तो वही टेरिलियम की यहाँ पे ज़्यादा है, तो ऊपर वाला ही करेक्ट है हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो एक्सेप्शनल केस है is more pronounced अर्ली पीरियड्स में, ज़्यादा प्रोनाउंस होता है। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ तक क्या होता है, नॉर्मल चलता है। तो ये हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तुम्हारे केस में जब भी आएगा तुम्हें याद रखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एक्सेप्शनल केस होता है, अगर वहाँ पे आता है तो तुम उसे कर दोगे, बाकी नॉर्मल केस में तुम्हारा डायरेक्टली आएगा। सो पोटेशियम, कैल्शियम एंड रुबिडियम, इसके लिए हम लोग पीरियोडिक टेबल लिखते हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप लिखते हैं। सो फर्स्ट ग्रुप है ठीक है, तो हमारे पास तीनों आ गए हैं एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं हमारे पास, एक है पोटेशियम, एक है कैल्शियम एंड एक है रुबिडियम। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है डाउन द ग्रुप क्या होता है, ionization enthalpy decreases and in period it increases। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रुबिडियम की ऑब्वियसली कम होगी देन पोटेशियम से, और पोटेशियम की कम होगी देन कैल्शियम से, ये सेम ग्रुप है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कैल्शियम की ज़्यादा है देन पोटेशियम की एंड देन रुबिडियम की, रुबिडियम की सबसे कम होगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी निकल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसके बाद दो तीन क्वेश्चन है जो तुम्हें होमवर्क में करना है ये वाले, फोर्थ भी मैं जल्दी से करा देता हूँ। आयोडीन, जेनॉन एंड सीजियम, सो यही मैं लिख देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिन एंड सो नाउ इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट कि ये एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, तो एक आयोडीन हमें दिख रहा है, ये रहा,
दूसरा जिनॉन इसी के जस्ट साथ में है, एंड सीजियम। सीजियम कहाँ होगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। सीजियम जो है वो इसके जस्ट नीचे वाले में है, तो ऑब्वियसली सीजियम का जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो मिनिमम होगी, तो सबसे कम तो सीजियम की ही होनी है, तो सीजियम की कम है। अब हमें आयोडीन और जिनॉन में से लेना है, तो जिनॉन की ज़्यादा होगी एंड आयोडीन की कम होगी, क्योंकि हमें पता है नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ही ज़्यादा होती है। सो ये ऐसा नहीं है कि तुम पीरियड में देखो कि जिनॉन राइट साइड पे है तो उसकी, हाँ सॉरी, जिनॉन राइट साइड पे तो उसकी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होनी चाहिए, बट वो नोबल गैस है तो उसकी ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा होगी, इनहेरेंटली ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चंस है, दो क्वेश्चंस हैं, इनको इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी और डिक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे इनको लगाना, ये होमवर्क के लिए दिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तब कैसा होगा। सो जब पहला इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, जैसे यहाँ पे बेरिलियम दे रखा है, तो बेरिलियम से हमें बनाना है बेरिलियम पॉजिटिव। तो अगर मैं बात करूँ बेरिलियम की, तो 4 प्रोटॉन होते हैं इसके पास और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो 4 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में एंड 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में। अब 4 प्रोटॉन क्या करेंगे, यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। बेरिलियम पॉजिटिव में क्या है, 4 प्रोटॉन है और फिर 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 4 प्रोटॉन मिलके 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या था, 4 प्रोटॉन था जो 4 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे 1:1 का रेशो है कि मतलब हर इलेक्ट्रॉन पे एटलीस्ट एक प्रोटॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है। इधर के केस में अगर हम लोग बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, तो ऑब्वियसली प्रोटॉन ज़्यादा अमाउंट में है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे से खींच पाएगा, उसको होल्ड करके रखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आयनाइजेशन, अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ और इसे Be2 पॉजिटिव बना दूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि Be प्लस का आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑटोमेटिकली फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा हो जाएगी। इसको हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फिर उसमें से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि एक न्यूट्रल एटम में से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, विच इज़ मच ईजियर। लेकिन अगर एक पॉजिटिवली चार्ज एटम में से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो चार्ज ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से संभाल के रखेगा। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, बेरिलियम 2 प्लस से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालें तो क्या होगा। बेरिलियम 2 प्लस से अगर मैं निकालूंगा तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 हो जाएगी और यहाँ पे Be3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली चार्ज प्रोटॉन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से होल्ड करेंगे। तो इसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सेकंड है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो सक्सेसिव का मतलब क्या है, एक के बाद एक। तो जैसे एक के बाद एक हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि बेरिलियम प्लस की कितनी, फर्स्ट की वैल्यू क्या है 0.90, सेकेंड की वैल्यू क्या है 1.76, ऑब्वियसली 1.76 ज़्यादा है 1। उसके बाद जब थर्ड है तो वो है 14.85। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पूरा शेल ही गायब हो गया, 4 और 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है।
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही आएगी तो तुम्हें लगता है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने देगा? वो नहीं निकल देगा। हमें पता है नोबल गैसेस की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हीलियम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है और बेरिलियम 2 प्लस जिसका आयनाइजेशन एनर्जी जिसका खुद का हीलियम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है और बेरिलियम 2 प्लस जिसकी खुद की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो चुकी है। अब इसमें से जो फोर इसकी तो बहुत हाई होती है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, लेकिन Be2 प्लस की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो हीलियम से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 प्रोटॉन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और यहाँ पे 2 प्रोटॉन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो किसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है? बेरिलियम 2 प्लस पे। तो बेरिलियम 2 प्लस जैसे ही पहुंचेगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी दिख रही है वो 14.85 है। एकदम से पहले इतनी सी बढ़ी और फिर एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। दिख ही रहा होगा क्योंकि हम क्या करें, कोर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बाहर वाला होता है इसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल, और ये जो अंदर वाले हैं ये है कोर शेल। तो अगर अंदर वाले शेल को निकालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा पहुँचता है, वहाँ से निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया एक नॉर्मल केस। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड थोड़ी सी फर्स्ट के कंपैरेटिवली कम आ सकती है। उस केस में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और अगर हमें दिखेगा कि फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो पा रही है तो उस केस में वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके वो वाली कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो लिथियम वन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है 0.52, 0.52 इज वेरी लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब बहुत कम है। तो लिथियम के पास क्या है, 1s2 2s1, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। और ये जैसे ही लिथियम पॉजिटिव में बन जाएगा तो 1s2 कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा और ये होगी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 0.52 व्हिच इज वेरी लेस, जल्दी से ही एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर जाएगा, ओके। फिर जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है तुम्हें दिख रहा होगा कि 7.30, ठीक है। 7.30 मतलब बहुत हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है। क्यों? क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से अब तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पॉसिबल नहीं है। बेरिलियम की अभी हम लोग ने देखी 0.90, पहला आराम से दे देगा, दूसरा भी वो आराम से दे देगा। दूसरा किस लिए आराम से दे देगा? क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। उसके बाद जैसे ही उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करी तो 14.85, लिथियम प्लस के पास भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन थी, बेरिलियम 2 प्लस के पास भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, बट इसमें से बेरिलियम 2 प्लस की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी देन लिथियम, क्योंकि इसके पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसकी इसी तरीके से बोरॉन का पहला कम है, दूसरा थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, तीसरा और ज़्यादा, और चौथा तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो गया। प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। कार्बन की बात करें तो वो पहले 4 इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर देगा, फिर ये, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, दूसरा ठीक है, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, काफ़ी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी वो पहुंच रहा है। नाइट्रोजन की बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन 1.40 पे निकल जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन 1.31 पे, तो ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन 2.86 और इसका 3.39। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसके कंपैरिजन में। नाइट्रोजन अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन आराम से रिलीज कर पाएगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अब क्या अटेन कर ली है, P3 कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, ठीक है। मैं इसको समझाता हूँ लिख के। सो वी हैव नाइट्रोजन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2 2s2 2p3। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो ये एकदम से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो ये n पॉजिटिव में इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। फिर जैसे ही ये n पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो ये n2 पॉजिटिव में फिर कन्वर्ट हो सकता है टू 2s2 2p2, और यहाँ पे 1s2 2s2 2p1। तो ये जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी
और ये जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, इसमें से जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होगी देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से। ठीक, नॉर्मल केस है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आता है जिसके पास कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। अब इससे जनरेट होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन पॉजिटिव। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। और फिर ऑक्सीजन से O2 पॉजिटिव हम लोग बनाएंगे 2। सो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो 2 है वो ऑटोमेटिकली बड़ी होगी देन आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे किसकी, नाइट्रोजन की, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ठीक, ये भी हाफ फिल्ड है। तो इसकी जो वैल्यू है, पहली वाली की वैल्यू कितनी है ऑक्सीजन की, 1.31 एंड 3.39। यहाँ पे 1.40 एंड 2.86। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इसका 1.40 है, इसका 3.39 है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी मच हायर देन फर्स्ट ionization enthalpy of nitrogen and second ionization enthalpy of nitrogen, दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। 3.39 बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो इसके दो रीज़न है, एक तो सक्सेसिव एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव के पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से इसकी ज़रूरत से ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी आ जाती है। फिर उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती ही जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ऑक्सीजन तो एक वैसे ही बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। फ्लोरीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्लोरीन में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 1.68 थोड़ा कम अमाउंट में रहेगा, फिर सेकंड बड़ा होगा, थर्ड और बड़ा होगा, फोर्थ और बड़ा होगा, एंड ऐसे करके बढ़ता ही चला जाएगा। लास्ट में है नियॉन। नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिर वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाएगी। सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास फिर से एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू लिथियम, क्योंकि लिथियम ऊपर है और सोडियम उसके नीचे है। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज करेगा सो दैट इट कैन अटेन Na+ फॉर्म, और उसमें क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वो जल्दी से वो कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करता है। ठीक, तो सोडियम, हाँ आप तो बोले थे कि नियॉन जो होता है वो नोबेल गैस होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं तो नहीं निकलेगा ना, इम्पॉसिबल होता है, तो फिर इसमें कैसे निकलेगा? निकला नहीं है, उसमें से ज़बरदस्ती निकाल के उसकी वैल्यू दिखा रखी है कि इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ऐसे तो किसी से में से भी नहीं निकल सकता। देखो कितनी कोर इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू है, जैसे 84.08 किलो जूल, वो बहुत ज़्यादा होती है, इतना कोई एलिमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें से हम लोग इतनी एनर्जी प्रोवाइड करके एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डाउन द ग्रुप तुम्हें दिख रहा होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, पहले 2.08 पे बढ़ी, ठीक है, और यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है। ये इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन सबके इलेक्ट्रॉन्स हम लोग मशीन से निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन, नेम द पीरियड 3 एलिमेंट with the following ionization enthalpy in kilojoule per mole and write its full electronic configuration. सो यहाँ पे हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स दे रखी है, और हमसे पूछा गया है कि एलिमेंट बताओ कौन सा है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे इसे, तो हम देखेंगे कि हमें एक जो क्लियर ट्रेंड दिख रहा है वो है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड देन
थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर फोर्थ भी ठीक है, और उसके बाद एकदम से जंप हुआ है। यहाँ से मुझे पता चल रहा है, मैं फिर से लिखता हूँ। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी और ज़्यादा है, फिफ्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी और ज़्यादा है, एंड सिक्स की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही बना दी मैंने। तो यहाँ पे क्या है, ये कोर एलिमेंट आ गया, कोर शेल आ गया और कोर इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। हमें पता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बेरिलियम का तुम देखो कि बेरिलियम में क्या था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम थी, फिर सेकंड ज़्यादा और फिर एकदम से बढ़ गई। ठीक है, तो अगर जैसे ऐसा ही केस आता है कि कुछ आयनाइजेशन एनर्जी है और उसमें से एक आयनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, उस केस में हमें पता चल जाता है कि वो कहाँ पहुँच गए, हम लोग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुँच गए। यहाँ पे भी अगर तुम देखना चाहोगे तो देखो कितनी है, 1.09, 2.35, 4.62, 6.62 और एकदम से 37 आ गए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। 9.44 से सीधा 53, 1.76 से सीधा 14 या 0.52 से सीधा 7। तो जब इतना ज़्यादा इंक्रीज आ जाता है तब उसका मतलब क्या है कि वो कोर इलेक्ट्रॉन्स के पास पहुंच गया। तो यहाँ पे तुम कोई मुझे बताएगा कि ये एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? बताएगा कोई मुझे? यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पहली चीज़ की ये पीरियड 3 है। पीरियड 3 है। पीरियड 1 कौन सा होता है? हाइड्रोजन हीलियम वाला। फिर इसके बाद लिथियम और सोडियम, तो सोडियम वाला पीरियड। बताओ थर्ड पीरियड में से कौन सा एलिमेंट होगा? नहीं नहीं, आर्गन कैसे होगा? यहाँ पे क्या बोला है मैंने, पांचवा इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, तो कौन सा एलिमेंट हुआ ये? क्लोरीन। नहीं, क्लोरीन तो नहीं होगा। सर पर ब्रोमीन कैसे? ये थर्ड थर्ड पीरियड ये है ना, यहाँ पे देखो मैंने लिख तो दिया ये एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड में क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन आ गया। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम है, सेकंड कम है, थर्ड बढ़ रही है, लेकिन फिफ्थ के बाद ये एकदम से ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब इसका जो पूरा शेल है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इस क्लियरली पता चल रहा है कि इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। किसके पास होंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बोलो, कोई तो बोलो। फॉस्फोरस होगा। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट है? फॉस्फोरस है। अब तुम्हें दिखा देते हैं यहाँ। फॉस्फोरस नहीं है तो फॉस्फोरस से ऊपर वाला कौन सा? नाइट्रोजन। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड फिफ्थ के बाद सीधा बढ़ गई। दिख रहा है? तो 9.44 से सीधा 53 हो गया, तो यहाँ पे भी इसी टाइप से इंक्रीज हुआ है। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के बाद सीधा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। सो इसका मतलब क्या है कि ये फॉस्फोरस होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग मुझे बताओ। तो एलिमेंट क्यू है ये पीरियड, बहुत आसान है क्वेश्चन। पीरियड 3 का एलिमेंट है एंड इट हैज़ द फॉलोइंग आयनाइजेशन एनर्जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो अगर ये मेटल थर्ड में क्या है, ये है।
तो बताओ कहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ दिख रहा है? पहले तो क्वेश्चन यही आ रहा है, कौन सा दो आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एब्रप्टली इंक्रीज हो गई है? Third and second. तो फर्स्ट और सेकंड में ये एब्रप्टली इंक्रीज हो गई है। तो ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये कोर इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ही वो कोर इलेक्ट्रॉन पे पहुंच जाए, मतलब उसका पूरा शेल गायब हो जाए? कौन सा है मेटल, कौन सा एलिमेंट है? मतलब उसके पास क्या है, ऐसा एलिमेंट है जिसके पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पीरियड 3। ये एलिमेंट्स मैंने सामने लिखे तो हैं पीरियड 3 के। हाँ, तो कौन सा एलिमेंट है? सोडियम। समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद एकदम से एब्रप्टली कब इंक्रीज हुई, और जैसे ही वो एब्रप्टली इंक्रीज होगा वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि इसके पास इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम चेक करो, जो पीरियड दे रखा है उसमें से तुम फाइंड आउट कर लो कि कौन सा एलिमेंट है। ठीक, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो ऊपर वाला जो एक क्वेश्चन था वो मैंने तुम्हें दे रखा है होमवर्क के लिए, उसको कर लेना।